सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। आज मैं लाहौर में हूं, मेरे साथ अज़हर सदीक एडवोकेट हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें हमारे लंदन से नुमाइंदे शायद स्काइप पर हों, जनाब मीर इकराम साहब हैं, और मियाँ असलम गिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो यहाँ पर हल्का NA 133 में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके उम्मीदवार हैं, वो भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर के बाद जवाद अहमद जो बराबरी पार्टी के रूह रवां हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। वादा तो उन्होंने किया, अगर ट्रैफिक ने उन्हें इजाज़त दी तो। आज जो 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं, एक तो आपने सुन लिया कि बुध वाले दिन जॉइंट पार्लियामेंट सेशन, उसमें इत्तेहादी जमातें राज़ी हो गई और ये एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल अप्रूव हो जाता है और फिर ख़ास तौर पर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, अगर वो उनको वोट देने का हक़ मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एंड क्रेडिट गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर डूइंग दैट। और आज सारा दिन वज़ीर आज़म हाउस में मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रहीं और इत्तेहादी जो रहनुमा थे उनके साथ वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद तमाम सवालात के जवाब दिए, बिकॉज ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट। ये तो एक अच्छी खबर है कि चलें निज़ाम में इस्लाह होने जा रही है और तमाम इसमें मिल गए। लेकिन एक दूसरी खबर है, वही खबर जिसका ताल्लुक साजिशों से है, जिसका ताल्लुक लोगों के सरों पर बदनामियाँ डालना है। वो गिलगित बल्तिस्तान के एक साबिक जज जनाब राना M शमीम साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया आज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पर कि जनाब वो हमारे सामने, मेरे सामने वो आए थे गिलगित बल्तिस्तान अब छुट्टियां गुजारने फैमिली के साथ, और मेरे सामने फ़ोन किया उन्होंने मियां आमिर फ़ारूक को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनसे कहा कि जनाब नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को बाहर नहीं आना चाहिए इलेक्शन से पहले, और उसमें उन्होंने एक एफिडेविट भी दिया। सारी तफसीलात क्योंकि सारे दिन से मीडिया में यही बात चल रही है तो आपके पास हैं, लेकिन इसमें 2-3 बड़े अहम सवाल हैं। एक तो ये कि जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक उस बेंच में ही नहीं थे जिसने नवाज़ शरीफ साहब और मरीम साहबा की ज़मानत लेनी थी। और फिर एक अजीब सी बात है, यानी मैं आप घरों में अगर किसी ने किसी से कोई बात छुपानी हो, छुप के करनी हो, या कोई बड़ी सेंसिटिव बात हो, तो कैसे मुमकिन है कि गिलगित बल्तिस्तान जाकर वो ये टेलीफोन पर ये बातें कर रहे हैं। और राना M शमीम साहब जिनका ताल्लुक साहिवाल से है, जिनके बारे में आज फवाद चौधरी साहब ने बताया कि उन्हें सिंध हाई कोर्ट में भी वो जज लगे चंद महीने के लिए, फिर वहाँ से सैक किए गए और साहिवाल से एक बंदे को उठा के मुस्लिम लीग नून ने रख दिया, जज बना दिया वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान का। और अब इस वाक़े के 3 साल के बाद जब मुल्क में नून लीग एक फ़ज़ा क्रिएट कर रही है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई बातचीत हो गई है और नवाज़ शरीफ साहब दोबारा आने वाले हैं, तो ये एक उन्होंने मुहिम शुरू की है। 2 इसके पर्पज़ हो सकते हैं जो मुझे समझ में आई, बाकी तो अज़हर सदीक साहब से हम पूछेंगे कि एक तो क्योंकि अभी जो मरीम नवाज़ साहबा का जो केस है वो लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उसकी समाअत कर रहे हैं। तो एक तो ये कि मुतनाज़ा बनाया जाए, इस हद तक प्रेशर डाला जाए कि उनकी तरफ से जो भी फ़ैसला है ये कहा जाए कि जनाब ये तो पहले भी इसी तरह टेलीफोन कॉल पर फ़ैसला करते रहें, ताकि उनकी हैसियत मुतनाज़ा हो, फ़ैसला मुतनाज़ा बनाया जा सके। और फिर एक पंथ दो काज, अदलिया का जो पूरा इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर भी ये बात लगाई जाए कि जनाब ये तो सारे का सारा नवाज़ शरीफ साहब को निकाला गया है, हालांकि उन पर कोई जुर्म साबित नहीं होता था। अब देखें, इमरान खान साहब की गवर्नेंस से भले पाकिस्तानी नाला हों, भले वो हमारी तवक्को के मुताबिक ना हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो एवंस फील्ड में जो माल जो फ्लैट्स लिए वो उसके अगर वो नहीं बताएंगे कि वो पैसे कहाँ से आए तो वो कैसे एग्जोनरेट हो सकते हैं। ये इससे यानी एक अजीब सा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की नून लीग ने। लेकिन वही बंदा जिसने उनकी बीमारी के डॉक्यूमेंट सर्टिफाई किए, वही बंदा उनके राना M शमीम साहब को नोटराइज कर रहा है। तो ये एक नेक्सस नवाज़ शरीफ साहब के साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ उसने जो क्रेडिबिलिटी थी, या अगर ये बात सिर्फ एक सहाफ़ी ने की होती और राना शमीम साहब अपने कॉन्शियस के मुताबिक बात करते तो शायद इसमें कोई थोड़ा वज़न होता। लेकिन ये तो पूरी एक प्लानिंग है, पूरी एक कहानी है। ऐसे कि एक नई मशीन लगाई गई है, लॉन्ड्री मशीन,
शरीफ का दामन साफ करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लोग कोई इतने बच्चे नहीं है, कोई इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस बात को तस्लीम कर लेंगे। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आपको तो याद होगा, मैं तारीख में ले चलता हूँ आपको, जब याद है लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई थी, जी जी बिल्कुल, तो उस वक्त मुनीर मलिक का और हक नवाज का मामला शुरू हुआ था, राइट, तो एक वाइस प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार के, और ये मलिक कयूम के फ्रंट मैन थे, और उनका नाम है राना शमीम साहब। अच्छा, या मैं तारीख में बता दूं, ये बाकायदा वो रहे, फिर ये पीसीओ के तहत इनको जज बना दिया गया और इनको निकाला गया। ये भी तारीख की बात है। मैं तो बड़ी अच्छी तरह से राना शमीम साहब दोस्तों की तरह से, बहुत दुख हुआ मुझे इस बात का कि एक अच्छा आदमी, और कमाल की बात है, मैं बैठ के वो देख रहा था बयान अल्फी, अभी तो किसी ने नहीं कहा, मैंने ब्रेक किया, मैंने कहा मुझे याद है पिछले दिनों के राना शमीम तो बरतानिया में थे, ये कोई बयान अल्फी भी देना था तो पाकिस्तान में क्यों नहीं दिया, और ये बयान अल्फी बरतानिया में जाकर दिया, और बरतानिया में नवाज शरीफ के हरीफियों से मुलाकातों के सबूत आ जाएंगे आपके सामने। एफिडेविट किन्होंने तैयार कराया, एफिडेविट नोटराइज तो आ गया ना, कि वही जो डेविड लॉरेंस की जो रिपोर्टें मेडिकल आती हैं उसके बाद सामने रखते हैं। अच्छा, मैं कता नज़र इसके अलावा वो में एक जो इन्होंने तीर फेंका था अरशद मलिक वाला, ये हाथ में मैंने जजमेंट पकड़ी हुई है, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 675, ये 23 अगस्त 2019। इसमें ज़रा बाद में मैं आपको समझाऊंगा। मैं ज़रा तारीखी तौर पर बता दूं कि एवन फील्ड केस मलिक बशीर ने सुना था, अरशद ने तो सुना नहीं था। ये 6 जुलाई 2018 को फैसला आ गया हुआ था, ठीक है जी। और जनाब मियाँ जस्टिस साकिब निसार साहब जो है ना, और वो 17 जुलाई 2018 फैसला आने के बाद गिलगित बल्तिस्तान गए थे जी, ठीक है जी। और नाम लगाया जस्टिस आमिर फारूक साहब का। इसकी जो सस्पेंशन अपील है वो जस्टिस अतर मिनला ने सुनी है, और उस बेंच में साथ जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब थे, और ये जो फैसला उन्होंने दिया 19 सितंबर 2018 को सस्पेंशन की। फिर ये चैलेंज हुआ, यानी अगर फर्ज करें जस्टिस साकिब निसार साहब ने कोई एडवांटेज देना था, कोई बेलें नहीं थी, 5 मेंबर बेंच में ये नैब ने चैलेंज किया, तो जनवरी 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अपहेल्ड किया कि बेल कायम रहेगी। मान लूँ अगर कि ये बेल शेल का अगर कोई चक्कर था, कोई ऐसी बातें थी, तो हकायक से फिर मैं दूसरी आ जाऊं बात, क्योंकि उन दिनों आपको पता है आप भी आया करते थे, जैसे सागर साहब की कोर्ट में हम भी मौजूद हुआ करते थे। आपको याद है गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज का नाम आता था, इन्होंने कोई एयर ब्लू टिकटों का मामला शुरू किया, इन्होंने कोई PTDC का मामला शुरू किया, यानी वहां बैठ के वफाक के मामले में, गिलगित बल्तिस्तान वफाक के मामलात में कोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनकी अपनी चीफ कोर्ट है। वो ऑर्डर बाकायदा सस्पेंड हुए, और वो जब सस्पेंड हुए तो उस दौरान बाकायदा आके वफाकी हुकूमत ने कहा कि जनाब ये वही साहब है जिनकी एक्सटेंशन का मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास है। फिर वहां ओपन कोर्ट में ये रिमार्क्स दिए थे कि ऐसा बंदा जिसके जो ये सामने नजर आ रहा है, इसकी कॉम्पिटेंसी कि ऐसे आदमी को अपनाने लगे हैं। और इस बात का गिला जो है ना, उन्होंने बाकायदा उन्हें गिला था इस बात का। जस्टिस मकबूल बाकर साहब की बेटी की शादी थी, वहाँ उन्होंने गिला किया, किसी और जगह बैठकर उन्होंने ये गिला किया। ये बात तो उन्होंने मान ली कि एक्सटेंशन के हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर है। ये मैंने इसी तारीखी तौर पर बताया कि हकायक भी गलत है। अब चलते हैं, उन्हीं दिनों आपको याद है कि अरशद शरीफ साहब ने एक प्रोग्राम किया था, वो बाकायदा PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 1 12 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि जो प्रोग्राम आ रहे हो तो उस पर आपने गुफ्तगू नहीं करनी है। अरशद शरीफ साहब का प्रोग्राम था, याद आ गया आपको? आप इकट्ठे मुलाकातें हुआ करती थी, और वो बाकायदा कह दिया था कि जो प्रोसीडिंग होंगी उस प्रोसीडिंग के बारे में नहीं करना। अब ये टाइमिंग सेट करें, 17 नवंबर को ये केस आना है, अपील आनी है, और 10 नवंबर को ये साहब वहाँ पर मौजूद होते हैं, एफिडेविट जारी करते हैं। और एफिडेविट जो कमाल की बात है ना, वो सभी साहब आपके पास तो नहीं आया ना, वो एक खास मखसूस लॉबी के पास आया, और वो बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया। मैंने हर एक का मुंह पे जवाब दिया ट्वीट के ऊपर कि ये वही माफिया है जो लेकर चल रहा है हालात और वाक़यात को सामने लेकर। यानी आप जरा हकायक की तरफ लेके आता हूँ मैं आपको। अच्छा, मान लें ये एफिडेविट दे सभी साहब को पैरेलल अदालती निज़ाम बनाने जा रहे हैं, कल को फैसला होगा, इस तरह का अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा उठेगा, एफिडेविट देगा कि मेरे सामने आया, फैसला सेट हो जाएगा। इसकी मिसाल जो है ना, आपने जिस फैसले का पहले जिक्र किया था, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 675, जस्टिस आसिफ खोसा, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस उमर ताबिन दयाल, इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा फेडरेशन, ये जजमेंट सारी थी जिसमें बाकायदा 16 और 23 जुलाई और 20 अगस्त 2019 को ये अरशद मलिक की वीडियो के हवाले से आया। अच्छा, आ गई वीडियो,
सुप्रीम कोर्ट ने इस वीडियो के बारे में टोटल 6 इशू सेटल कर दिया कि वीडियो अगर है तो उस वीडियो को जब तक टेस्टिफाई नहीं होगा, फोरेंसिक नहीं होगा जब तक। एक फोरेंसिक का अलग इशू है, फोरेंसिक का हो गया, अगर फोरेंसिक मान ले सच भी आ गई है तो वो बकायदा ट्रायल में जानी है, ट्रायल में क्रॉस एग्जामिन होना है। अच्छा क्रॉस एग्जामिन भी हो गया, साबित भी होगी, फिर ये देख रहे हैं क्या उस जो बात मवाद कह रहे हैं उस पर फैसले पे कोई असर हुआ। और हम जरा हकायक पे आ जाए कि आपको पता है 126 दिन की पनामा की हियरिंग हुई, कोई सबूत दिया मनी ट्रेल, और तो चले 126 दिन में नहीं दे सके, फिर 60 दिन की GIT बनी, उसमें कोई सबूत दिया, कोई सबूत नहीं दिया। फिर उसके बाद मामला आया सुप्रीम कोर्ट में 8 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 6 दिन में जब इसहाक डार सारी बातें सबूत दिया, नहीं दिया। फिर मामला गया नैब के पास, नैब ने इंक्वायरी की, कुछ सबूत दिया, नहीं सबूत दिया, और नैब को कॉपरेट नहीं किया और सजा भी हुई। फिर मामला आ गया ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई सबूत दिया, कोई सबूत। सवाल बड़ा वाज़ेह से बड़ा सिंपल सा है, क्या मनी ट्रेल है इनके पास? जैसे सरीना ईसा साहबा कहती थी कि बैठकर उनके पास वो एग्रीकल्चर इनकम है, सबूत को दिया, नहीं सबूत दिया। ये एक माइंडसेट है जो बैठकर लेके चला है कि करप्शन कोई ऐसी बात नहीं है। ये एफिडेविट, अब आ जाए इस बात के ऊपर, अरशद मलिक के वीडियो की तो हैसियत खत्म हो गई, कोई हैसियत नहीं है, ना वो ट्रायल कोर्ट में आया, ना क्रॉस एग्जामिन हुआ। अब आ जाए इस एफिडेविट। अब अरशद मलिक साहब ने तो ऐसे पंगा छेड़ लिया आपने, और ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, तौहीन अदालत तो बड़ा वाज़ेह तौर पर, सिर्फ यही नहीं है, और ये एफिडेविट झूठा दिया, रिकॉर्ड पे चीजें सारे सामने रख के देख लें। वजह क्या है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब तो उस वक्त जज उस वक्त इस बेंच को सुन ही नहीं रहे थे, ये सुन रहे थे जनाब चीफ जस्टिस साहब और जनाब जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब। अच्छा, मैं इसमें देख रहा था एक जो समाअत थी, एक जो हेयरिंग थी, उसमें मोहसिन अख्तर क्यानी साहब थे, गुल हसन औरंगजेब के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा नहीं, ये बात की बातें हैं जी। ये तो बातें हैं, अब यानी जब सस्पेंड होगी, जब उन्हें जमानत मिल गई, उसके बाद अब आ रही है ना। अब जो समाअत सुन रहे हैं वो जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब सुन रहे हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सुन रहे हैं, वो बाकायदा इसकी अपीलें अब सुन रहे हैं, पहले से ताल्लुक नहीं है। ये झूठ भी आ गया, फ्रॉड भी आ गया, इनके अगेंस्ट अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ हुकूमत वक्त कोई पर्चा दर्ज कराती है, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, और ऐसे लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उनके साथ हमदर्दियां मौजूद है। आपकी तरफ क्योंकि अभी हमारे पास 2 और मेहमान भी हैं, जवाद साहब भी आ गए हैं, बराबरी पार्टी के, ज़बरदस्त इनका एजेंडा है और गरीबों की बात करें, और असलम गिल साहब भी पीपल्स पार्टी, जो जिसका नाम ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनसे भी बात करनी है। तो जवाद साहब, ये सब कुछ जो आज जो ड्रामा, और ये फिर दोबारा एक लोगों को ये एक देने की कोशिश की गई है लॉलीपॉप के, जी ये मियां नवाज शरीफ साहब के तो खिलाफ फैसला दिया गया था, वो तो बिल्कुल इनोसेंट हैं, मनी ट्रेल तो है नहीं, वो जो एवंसफील्ड अपार्टमेंट बने हैं वो सिर्फ नक्शों पे तो नहीं है, बाकायदा अपार्टमेंट है, अरबों रुपए की है, वो अरबों रुपए कहाँ से आए, ये इसका जवाब देते नहीं है, और कहानियाँ इस तरह की बना के। तो ये जो टाइमिंग है सारा, आपको लगता है ये मैनिपुलेशन करने की कोशिश की गई? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें जुडिशरी भी है, उसमें लॉयर्स भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, फिर इसमें मैं समझता हूँ कि अब इस्टेब्लिशमेंट का भी कोई ना कोई एक ऐसा हिस्सा भी है जो कि इन चीज़ों को मंजर आम पे आ रही हैं, तो कम अज़ कम उनको रोक नहीं रहा। तो पाकिस्तान में ज़्यादा बड़ा मसला इस वक्त ये है कि ये जो करप्शन हुई है या जो भी लोगों ने लूटा है पाकिस्तान को, क्या उसका पैसा कभी वापस आ सकेगा? तो मैं तो समझता हूँ कि ये आप सफ़ा जो है ये फाड़ दें, ये नहीं आएगा वापस। इमरान खान को 3 साल हो गए हैं आए हुए, और जिस एजेंडे पे वो आए थे, जो वो बातें करते थे, जो उनका टोटल नैरेटिव था, वो उससे बिल्कुल इनहराफ कर चुके हैं। अब तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये दोनों ख़ानदान जो हैं, अगर ये खुद ही पैसे वापस दे दें तो मैं इस मुल्क में महंगाई आधी कर दूँगा। पहली बात तो ये कि आपको सुल्तान नहीं है, ये पार्लियामेंट्री एक फॉर्म है गवर्नमेंट का, यहाँ पे अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, पूरी पार्लियामेंट ने करना होता है। आप ये जो है ना बादशाहों वाले, जो पहले नवाज शरीफ करते थे, फिर आसदारी करते थे, बेनज़ीर भुट्टो करती थी, ज़ुगार भुट्टो करते थे, आप कर रहे हैं, या और लोग इस मुल्क के अंदर उन्होंने समझा हुआ है हम बादशाहत के अंदर आ जाते हैं, और हम रियाया समझते हैं और अवाम समझते हैं लोगों को, और उनके साथ जो मर्ज़ी करते हैं। कभी कहते हैं महंगाई होगी तो क्या हो गया, चंद दाने कम कर लें, कभी कहते हैं रोटी कम खा लें, कभी कहते हैं जी कि ये तो सारी दुनिया में महंगाई है। तो असल बात यह है कि नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी ने, और फिर इमरान खान के भी जो इतने हवारी हैं इस किस्म के, जो भी शुगर क्राइसिस के अंदर जिनका नाम रहा है, ये सब पैसा बना ही नहीं सकते थे इस मुल्क के अंदर कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल करके। और वो दोनों तरीके जो हैं, मैं समझता हूँ उसके पीछे कहीं ना कहीं रियासत का हाथ होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ,
मैं रियासत इस वक्त कोई इदारों की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत एज अ होल मैं बात उसकी बात कर रहा हूँ। एक सिंबल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आप प्ली बार्गेन करते हैं, आप एमनेस्टी स्कीम्स लेते हैं, आप कर्जे आप लेते हैं, माफ़ कराते हैं, फिर आप उसके अलावा SROs लेते हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस। बेतहाशा तरीके हैं, ये कानूनी तरीके हैं जो रियासत आपको प्रोवाइड करती है, और एक आम आदमी को नहीं करती, आपको करती है। कर्जा लेने के लिए भी सिर्फ अमीर आदमी को कर्जे देते हैं और गरीब को नहीं देते, कोऑपरेटिव्स को नहीं देते। अगर बहुत से लोग मिलके गए ना जी हमने इंडस्ट्री लगानी है, वो कहेंगे नहीं ये जी लानत भेजें। असल मैं ये कह रहा हूँ ये करप्शन इसके अलावा है। नहीं, मैं समझता हूँ ना ये इशू देखिए हमारी पार्टी ये कहती है ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। देखिए कोशिश ये हो रही है इस वक्त कि नवाज शरीफ साहब को दोबारा वापस लाया जाए और ये साबित किया जाए, उनकी पार्टी ये कोशिश कर रही है, ये जो भी उनके हमायती हैं, कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और ये जजेस ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनको बाहर निकाला और इसीलिए वो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला। इस वक्त ये जो सारी कहानियां आ रही हैं, इनका मकसद ये है कि ये साबित किया जाए कि जिस निज़ाम में, जिन अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी वो कोई निज़ाम ही नहीं है, वो मैनिपुलेशन हो रही है वहाँ पे, और नवाज शरीफ साहब तो दूध के धुले हुए हैं। अच्छा, मैं आपकी इजाज़त से अगर असलम गिल साहब से एक सवाल मैं एक मिनट दूंगा अगर, क्योंकि अब आपने मुझे कह ही दिया है कि मैं रेलेवेंट बात करूँ। देखिए मेरा अपना ही ख्याल है, मैं सियासी बात करूँगा। इस वक्त सिचुएशन ये है पाकिस्तान की कि मईशत जो है वो संभल नहीं रही, ना इमरान खान से और ना ही नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली और ना ही जरदारी फैमिली इस पर उठाने को तैयार है। ये इस वक्त सिचुएशन हो रही है म्यूजिकल चेयर्स वाली। अगर आप मुझसे पूछें तो इनमें से किसी भी पार्टी के अंदर ये सकत नहीं है इस वक्त, और ये सब भाग रहे हैं। और ये सारे जो मामला हो रहे हैं ना, ये जो सारे मामला हो रहे हैं कि कभी किसी को ऊपर ये असल में बंदर बांट का मामला है। अब देखते हैं किसके सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन असलम गिल साहब ये आपको क्या लगता है, आप अब NA 133 में उम्मीदवार भी हैं, पीपल्स पार्टी बड़े भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ने की भी कोशिश कर रही है। ये बताइए, ये जो कोशिश की गई है इस वक्त, जो मीडिया भी एक हिस्सा और वो पूरी कहानी सारी जो आई है, ये लोग जो हैं, ये जो नया लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से कि मनी ट्रेल तो दी नहीं, पैसा कहाँ से आया ये जवाब नहीं दिया, साकिब निसार साहब पर इल्ज़ाम लगा दो, जस्टिस आमिर फारूक पर इल्ज़ाम लगा दो, पूरे निज़ाम पर इल्ज़ाम लगा दो, लोग इसको मानेंगे? असलम गिल साहब आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समी साहब। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उसका साबका रिकॉर्ड तो यही कहता है कि वो अदारों पर हमले करते रहे हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो दूसरे अदारे हों, हमारे जो दफाई अदारे हैं। ये तो साबका रिकॉर्ड तो इनका ये कहता रहता है, तो सारी दुनिया को पता है। मैं समझता हूँ कि ये इनका एक जो तरीक़ाकार है वो यही है, हमेशा पास्ट में जो हुआ है। तो आज जो ये बात की गई है, ये जस्टिस शमीम साहब ने इससे पहले क्यों नहीं की? इससे पहले उनको करनी चाहिए थी। उसी वक्त अगर उनका ज़मीर जागता था तो उससे पहले कर लेते। वो जज थे, तो जज तो ज़मीर वाला होता है, तो मैं समझता हूँ कि उनको पहले कर लेना चाहिए था। दूसरी बात यह है, ठीक हो गया, आप भी जी, यहाँ जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के अंदर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वही करने जा रही है जो वो साबका अदवार में करती रही है कि लोगों को, लेडीज़ को भेजना, टीमें बनानी, घर घर पैसे बांटने। मैं समझता हूँ कि ये लोगों का ज़मीर ख़रीदने की कोशिश है। ये चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो, ये हमेशा इनका यही तरीक़ाकार है। मैं समझता हूँ ठीक हो गया, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है। मैं आता हूँ आपकी तरफ। जी, मैं असलम साहब, मैं गिल साहब आपकी तरफ आता हूँ। बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बातें की कि ज़मीर खरीदने की कोशिश की जा रही है, फिर पैसा भेजा जा रहा है और ये इदारों पर हमला है। मीर इकराम हमारे नुमाइंदे लंदन में मौजूद हैं, ये सारी जो बहस है वहाँ पर ही मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। मैं एक बात मैं करना चाहता हूँ। जी असलम साहब, वो ये है जी कि अगर ऑरेंज ट्रेन जो अरबों रुपए उस पर लगा दिए गए, ये पाकिस्तान का शहर
जिंदा दराने लाहौर, दाता की नगरी, इसका हुस्न ख़राब किया गया। यह ज़िद थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, यह ज़िद निभाने की कोशिश की गई है, जिस पे सूद का जो हमारे ऊपर एक बोझ पड़ा हुआ है, एक नाकाम प्रोजेक्ट था ये हमारे लाहौर शहर पर एक जुल्म किया गया। लाहौर की इस जो लाहौर शहर एक दुनिया में मशहूर है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। तो क्या लाहौर के असली हुस्न को तबाह बर्बाद कर दिया गया? ये जिद निभाते रहे हैं। मैं हल्के में जा रहा हूँ, ठीक है, गलियां टूटी फूटी हैं, सीवरेज उबले हुए हैं, लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिलता, मिला हुआ गटर का और सीवरेज दूसरा पानी जो मिल रहा है। खुदा की कसम, आप विजिट करें, आप देखें कि इस हलके में क्या सूरत हाल है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक कोई हो गया, किसी के कोई लोग नहीं। परेशान मैं हैं। गिल साहब, मैं कोई पूरा आपको मौका स्ट्रीट देता हूँ, लाइट हल्के नहीं के थी। हवाले से हम बात करेंगे अगर ये पूरा। पहले- मैं पूरा आपको मौका देता हूँ, लेकिन मुझे जाना है मीर इकराम की तरफ अभी। मैं क्योंकि मैं आपकी तरफ आता हूँ, बिल्कुल हल्के पर हम बात करेंगे। मीर इकराम, ये वही साहब हैं जिन्होंने डॉक्टर लॉरेंस की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको टेस्टिफाई किया, उन्हीं को नोटरी किया। अब वहाँ पर ये मौजूद हैं, तो ये मेहमान है नवाज शरीफ साहब के, और क्या सूरत हाल है वहाँ पर? ये सारा एक ही घर से सब नोटराइज होके आ रहा है मामला, क्या है ये सारा इशू? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही आपने बात पकड़ी है, निशानदेही बिल्कुल सही है कि खुरा निकालते हैं ना तो एक ही तरफ जा रहा है, सारी चीजें एक ही जगह जा रही है। क्योंकि अब ये सवाल, ये बिल्कुल एक मेहमान ने जैसे कहा कि ये जरूरत क्या पेश आई कि ये लंदन में ही इसको ये एफिडेविट देना, नरफी यहाँ देना था, जबकि अगर अदालती निजाम पाकिस्तान में पेश करना है तो यहाँ किसकी अदालत में पेश किया? नंबर एक। नंबर दो, पिछले दिनों काफी एक्टिविटीज तेज रही अदलिया के हवाले से, और नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे मिले हैं काफी लोगों से, जिनमें तारड़ साहब आए यहाँ पे, और बाकी उनके जो अदालती निजाम के हवाले से और उनके केसेस के हवाले से। तो ये एक्टिविटीज स्टार्ट हुई हैं, सारे मेहमानों ने उसके ऊपर निशानदेही की है। यही वो अटार्नी, यही वो नोटरी पब्लिक, ये नोटरी पब्लिक है जिन्होंने इन कागजात को देखा, इनकी मेडिकल सर्टिफिकेट्स को देखा, जितनी रिपोर्ट्स मेडिकल गई हैं वो भेजी गई हैं। अब ये बयान हनफी भी इन्होंने, पहली बात तो ये है कि सर ये लंदन में आके बयान हनफी को किसके पास पेश किया गया, किसको दिखाया गया, किसकी मर्जी से दिया? क्या इसमें सियासी चीजें शामिल है? फिर अब सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जिन्होंने उनके ऊपर वो बात करनी यहाँ पर, और ये यकीनी तौर पे ये बात खुल के सामने आ गई है कि अब वही गेम इन्होंने शुरू कर दी इल्जामात वाली इदारों के ऊपर। तो ये तो सच है कि ये यहाँ पे एक प्लानिंग तो हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात। इनका सारा फोकस इस वक्त अदलिया पे है कि जहां पर नीलामी के वो लग रहे हैं, जायदादों की बात हो रही है, तो इनको सारा जो इस वक्त फोकस है नवाज शरीफ साहब का वो अदलिया पे, उसी पे मीटिंग्स कर रहे हैं, उसी के हवाले से जो है ना सारा फोकस हुआ है। तो ये भी उसका मुझे हिस्सा लगता है कि जिससे मेडिकल हिस्सा लगता है। मीर इकराम हमारे साथ ही रहिए, मैं क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जमात ने, जैसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला कर दिया था जब जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने जब अदालत को इंडिपेंडेंटली चलाने की कोशिश की, और फिर हमने देखा बीच में मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के फ़ौज, ISI जो कौमी इदारे हैं उन पर बात करते हुए नजर आए। अब फिर अपने लीडर को बचाने के लिए, उनकी सजा करवाने के लिए, सियासत में उनको वापस लाने के लिए इस किस्म की जो ये कोशिशें हैं, इस बात का ख्याल किए बगैर कि इससे मुल्क को, इदारों को कितना नुकसान पहुंचेगा, वो एक ही बात की तरफ गामजन है कि मनी ट्रेल तो है नहीं, पैसे कहाँ से आए उसका हिसाब नहीं देना, लेकिन जजेस पर और अदलिया पर यह इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने फैसले गलत किए हैं। छोटा सा एक वक्फा, वापस आते हैं तो इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है जो आज नून लीग ने एक इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। अंसार अब्बासी साहब
ने एक ख़बर लिखी जिस पर हम बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस एम शमीम जो एक साबिक जज हैं गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के, उन्होंने जनाब ये इल्ज़ाम लगा दिया कि साकिब निसार साहब ने मेरे सामने फ़ोन किए थे रजिस्ट्रार को, और जस्टिस आमिर फ़ारूक से बात हुई थी कि नवाज शरीफ और मरीम साहबा को नहीं बाहर आने देना इलेक्शन तक। अजीब बात है, इतनी सेंसिटिव बात अगर करनी भी थी तो गिलगित बल्तिस्तान जाके जनाब एम शमीम साहब के सामने फ़ोन करना था, जिनके बारे में इतनी ऑब्जर्वेशंस भी दी कि उनकी तरक्की भी नहीं हो सकी और वो लग भी नहीं सके वहाँ पर चीफ जज। एक अजीब बात है। फिर 3 साल के बाद अचानक एम शमीम साहब को याद आ जाता है, लंदन में जाते हैं, एफिडेविट देते हैं, नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं, और फिर नवाज शरीफ साहब का वो वकील जो उनकी झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स को नोटराइज करके भेज रहा है, मुझे नहीं पता, अगर पीछे जाके देखा जाए तो हो सकता है वो कैलबरी फॉन्ट वाला जो एफिडेविट था वो भी कहीं इन्होंने ना किया हो, नोटराइज किया हो, आई डोंट नो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जनाब अजहर सदीक साहब, आप ब्रेक में मुझे कुछ बड़े तारीखें बता रहे थे, और बड़े जो ये अरबपति ख़ानदान है जो पूरे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा दौलत है जिनके पास रिपोर्टेडली, उनकी असल हैसियत क्या थी? आप कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, मैं बड़ी ज़बरदस्त बात आपके सामने रखनी है और वो बड़ा ज़रूरी है, ज़रा समझना है इन चीज़ों को। एक तो पहली बात है, एवनफील्ड का जब फैसला सुनाया गया, आपको याद है नवाज शरीफ तो पाकिस्तान नहीं थे। हाँ जी, नहीं याद है ना आपको? बिल्कुल। तो राना शमीम साहब यानी सोए हुए हैं, मेरा ख्याल है, ये तो नहीं कहता कि ड्रग्स शख्स तो लेते नहीं है वो हो सकता है टेस्ट भी कराने के किसी स्टेज के ऊपर ताकि पता चल सके। तो ये भी ज़रा क्लैरिटी के साथ रख दें कि कौन सी बेल की बातें हो रही हैं, कि नवाज शरीफ साहब तो सज़ाएँ होने के बाद पाकिस्तान जब सज़ाएँ होगी और उसके बाद आए थे, यानी ये और दूसरी जज है हमारे यहाँ, जब सज़ा हो जाए ना, अपीलें जब सुननी हो, सस्पेंशन लगी हो, इसको साल लग जाते हैं। ये जो दिलों की बातें बता रहे हैं, मेरी भी ये समझ से बाहर है कि एक जज होके, आपका जज होके, वकील होके, वो झूठ भी उतना बोले कि जो समझ आ सके। ये तो झूठ का बलंदा है। मैं जो बात आपको बता रहा था ना, ये मैंने एक हाथ में जजमेंट पकड़ी है, नाज़रीन को भी दिखा देते हैं, करीब से तो शायद ना आ सके। ये 2016 PTT 296 है, यार परी ख़ानदान के बारे में जो कह रहे हैं ना, उनके पास मनी ट्रेल और ये बड़ा कुछ था। ये बड़ी मज़ेदार जजमेंट है। ये बुनियादी तौर पर मियाँ मोहम्मद शरीफ, नाम याद रखिए, मियाँ मोहम्मद शरीफ, ये नवाज शरीफ के वालिद साहब जो है, अरबपति जो हैं, वर्सेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल 6 जुलाई 2015 का है। इसका अगर पैरा नंबर, अगर आप आम आदमी के लिए समझने के लिए पैरा नंबर 5 पढ़ लें, ये है 1988 और 89 के फैसले हैं। इन्होंने आमदन डिक्लेयर की 9 करोड़ रुपया नहीं कह रहा, या 9 अरब नहीं कह रहा, 9,36,311 रुपये ये आमदन डिक्लेयर की। अच्छा, इस आमदन में कुछ चीज़ें और ऐड करके इसको 56 लाख, यानी टैक्स ऑफिसर ने इसको 56 लाख बना दिया। 56 लाख कह रहा हूँ, करोड़ नहीं कह रहा, औकात बता रहा हूँ कि ये जो बातें कर रहे थे ना अरबपति की। अच्छा, ये चैलेंज हुआ बहरहाल उनके दौर में नहीं, जब ये फैसला हुआ, फैसला आकर इनकी आमदन बरकरार रखेगी 9,36,311। एक मैं और आम आदमी के लिए बताता चलूँ, सरीना ईसा साहबा कहती थी कि मैंने ना एग्रीकल्चर इनकम है, इसमें एग्रीकल्चर इनकम 40,000 रुपये डिक्लेयर की हुई है मियाँ शरीफ साहब ने। तो क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने 40,000 रुपया एहसान कर तो आमदन डिक्लेयर भी कर दी गई। तो ये बुनियादी तौर पर जो बात कहने की, जो अरबों रुपए की बातें कह रही ना, ये जजमेंट रिकॉर्ड पे है। सब किया क्यों है ये बता दें। हाँ, ये क्या होगा इससे इन्हें जो लेना चाहते हैं ये देखे ना, बुनियादी तौर पर मकसद सिर्फ इतना से है कि किसी ना किसी तरह से वो जो डील बनाने की बातें हो रही है ना, कि डील हो गई है, ढील हो गई है, जो कुछ भी है, हालात और वाक़यात, चेन ऑफ इवेंट को जब आप मिलाकर देखें, जब इरफान खान साहब हमारे दोस्त हैं, जब लास्ट डेट पे हेयरिंग हुई तो केस तो वो भी नहीं ले सके, बातें बड़ी हुई, जनरल फैज साहब के हवाले से बात, बड़े लोगों के हवाले से बात हुई, और कोर्ट में कोई एक चीज़ भी साबित नहीं कर सके। जैसे शौकत सिद्दीकी के बारे में बातें हुई, वो भी साबित नहीं कर सके। हर एक को पता है कि इरफान सिद्दीकी और शौकत सिद्दीकी का क्या ताल्लुक है, वो भी चीज़ साबित है। जितनी आज तक जो चीज़ें लेकर आए हैं ना, ये सारों को, मुझे तो अपना समी इब्राहिम साहब वो दिन भी याद है कि जब ये बशीर के पास अल अजीज़िया का केस चल रहा था, अशतर औसाफ साहब का अटॉर्नी जनरल में दोस्त है मेरा एक, उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे अजहर यहाँ एक प्लानिंग हो रही है, एक जज लाया जा रहा है नैब कोर्ट में। अरशद मलिक की वीडियो उन लोगों के पास मौजूद थी, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ ताकि नाज़रीन को समझ आ सके इनकी प्लानिंग क्या थी। और अरशद मलिक साहब बाकायदा वहाँ जज तैनात हुए, केस चल रहा था बशीर साहब के पास, बशीर साहब से दरख्वास्त देकर केस ट्रांसफर कराया अरशद मलिक के पास। ये मैं एवरफील्ड के ये हकायक है ना, मैं चैलेंज करता हूँ कि इस चीज़ को सामने रखकर साबित करें। और अरशद मलिक साहब ने केस सुना इनका, और वो जो जाना चाहते थे, हाँ फ़ायदा उन्होंने दिया, अरशद मलिक इनको फ़ायदा क्या दिया, एवनफील्ड के अंदर 10 साल सज़ा हुई।
इसमें 7 साल सजा दी और फ्लैगशिप में बरी कर दिया। यानी ये जो कहते हैं ना बैठ के, ये एक सवाल बड़ा वाज़े तौर पर है, और ये फ्लैगशिप का केस भी और अल अज़ीज़ा भी वहाँ पेंडिंग है, ये 7 साल सजा की हुई है। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार बड़ा, आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मैंने तो सपोर्ट किया है सिद्दमून साहब को। उन्होंने आकर वो नाहली को लेकर ना कि जनाब ताम और नाहली नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 62(1)(f की अब कौम को ये भी समझ आए, 62(1)(f के अंदर लिमिट नहीं है, 63 में लिमिट्स दिए हुए हैं और इनकी नज़रसानी खारिज हो चुकी है। यानी कौम का चेन ऑफ इवेंट देखें आप, यानी वो भी खारिज हो चुकी है। और अल अज़ीज़िया में और एवन फील्ड में सेक्शन 15 के तहत 10-10 साल की नाहली अलहदा मौजूद है, यानी वो नाहलियां अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो कौम को जितना मर्जी गुमराह कौम इसमें मत रहे कि यहाँ जो बातें की जा रही है कि एस्टैब्लिशमेंट में उनको लाने की कोशिश की जा रही है, सब नजर आ रहा है किसी तरह को, लेकिन हालात उनके सामने हर्डल्स बहुत हैं, कोशिश की जा रही है सिस्टम में आते हैं या नहीं लोग आते। इतने जवाब ये दिस इज द पॉइंट जो मैं चाहता हूँ कि जिस पर आप बात करें। माफियाज जो हैं इस मुल्क में, जो खानदान हुक्मरानी करते रहे हैं, वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। हर जगह पर जजेस उनके अपने हैं, हर जगह पर ब्यूरोक्रेट्स उनके अपने हैं, एस्टेब्लिशमेंट में उनके अपने रूट्स हैं, लोगों को वो मीडिया हाउसेस में अपनी उनकी चीज़ें हैं सारी। अभी देखें किस तरीके से प्लान करके कैसे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। अब इमरान खान साहब पर इसमें कोई शक नहीं, उनकी गवर्नेंस और बहुत सारे इतराज़ हैं, लेकिन एक बात तो खान ठीक कहता है कि ये जो इतनी बड़ी माफिया है, अकेला जबकि पार्लियामेंट में पूरी अक्सरियत भी ना हो, कैसे लड़ सकता है इनके खिलाफ? मुझे ये बात बताएं आप। तो फिर इमरान खान को नहीं चाहिए था ना कि वो इस तरह की पार्टी बनाते। नहीं चले, उनको तो नहीं चाहिए था, लेकिन असल इशू इमरान खान तो नहीं है ना, असल इशू तो ये माफिया है। नहीं तो आपने चूंकि उन पे खत्म किया है, तो उनके तो मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, उसकी अपनी वजह हो वो आपकी। लेकिन हम उस पर आ जाते हैं। आप जो कह रहे हैं, देखिए मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अगर आप अवाम की तरफ से पूछे ना, मुझसे मैं अवाम से मिलता हूँ, अवाम पता क्या समझती है इस वक्त जो भी हो चुका है। मीडिया भी ने भी इसमें अपना पार्ट प्ले किया है, जर्नलिस्ट ने भी किया है, वकला ने भी किया है, जुडिशरी ने भी किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी किया है, सब ने किया है, वो मुकन्ना ने भी किया है, और साथ आपका वो जो इंतज़ामिया है उसने भी किया है। इसमें हो ये चुका है अब फैसला कि नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी और उनकी जो फैमिलीज़ हैं ये करप्ट हैं। अब ये अवाम ने ना ये फैसला कर लिया हुआ है। दूसरा अवाम ने फैसला नया कर लिया है कि इमरान खान झूठे हैं और धोखेबाज हैं, उन्होंने हुकूमत इस तरह ली है। अब असल मसला ये रहा ही नहीं है। अब असल मसला ये कि क्या लोग महंगाई से जो तंग हैं, गुर्बत से जो तंग हैं, और जो बेरोज़गारी से तंग है, और जो परेशानी है उनके घरों के अंदर जो वो रोज़ देखते हैं और उसका कोई उनको कोई हल नज़र नहीं आता, क्या वो इनमें से कोई दे सकता है? तो अब हो क्या रहा है, अब अवाम जो है ना ये कह रही है, जैसे एक दोनों में ट्रंप ने टैक्स एवेजन की थी तो अमेरिका के लोगों ने फिर भी उसको लेट कर लिया था। उसने तो $1 बिलियन से ज़्यादा टैक्स एवेजन की हुई थी, और वो साफ जाहिर था मेयर से मिलके की थी, न्यूयॉर्क के मेयर से। ये इस हद तक उसने सिस्टम को मैनिपुलेट किया था। पूरे अमेरिका को पता था, अमेरिका एक कॉन्शियस सोसाइटी है हमसे बहुत ज़्यादा, जो कम से कम पोलिटिकली कॉन्शियस है। उन्होंने उसको फिर भी लेट कर लिया। क्यों? क्योंकि लोग अपनी ज़रूरत पे लेट करते हैं, लोगों को, लोग अपनी नीड्स पे लेट करते हैं, लोग अपने देखते हैं कि हमारे लिए फ़ायदा मंद कौन है। तो अब ये सूरत हाल ये है, मजाका खेज सूरत हाल ये है कि जो हाल है पाकिस्तान का इस वक्त मईशत का, तो लोग अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी शायद दोबारा लेट करने पे राज़ी हो रहे हैं, इसके बावजूद कि वो कहते हैं कि ठीक है जी करप्ट होंगे। अब ये जो सिचुएशन है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट, मैं फिर कह रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट का भी डेफिनेटली इस वक्त जो झुकाव है वो दोनों तरफ है। वो दोनों तरफ देख रहे हैं कि किस तरफ किसको बारी दी जाए, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बारी लेने को तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ अब इमरान खान भी सिर्फ अपनी अना पे डटे हुए हैं, उनकी पार्टी भी जो है उसके हाथ से गेम निकल चुकी हुई है। तो पाकिस्तान में मैं जो समझता हूँ, देखिए समी साहब, हमने तो ये प्रोग्राम करके चले जाना है, लेकिन लोगों के घर में रोटी नहीं है इस वक्त, लोग जो है वो बिल नहीं दे पा रहे, लोग जो है उनके घर में इलाज नहीं है, वो अस्पतालों में जाके मर रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान तो खाना जंगी की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान में तो इंतशार फैल सकता है, इसको हम इनारकी कहते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसमें ये जो हमारे जो मामला हैं इसमें साफ होना चाहिए कि ये अगर लोग वापस आते हैं तो ये पैसे वापस लेके आएँ, जो कि इमरान खान कहते थे कि वापस लेके आएंगे, तो वापस लेके आए पैसे, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को हम जैसे लोग कहेंगे, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलिजेंसिया है, सियासी पार्टीज बना के बैठे हैं कि जनाब फिर ये लेजिटिमेट बनती है डिमांड के इनको दोबारा लाया जाए। अदरवाइज अवाम ने इनको हो सकता है वोट दे दे, क्योंकि अवाम को तो मैंने आपको कहा उसका मसला महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। ठीक हो गया, उनको लगता है ये नहीं तो कोई और दे देगा। इम्पोर्टेंट आपने बात कही कि पैसे वापस आने चाहिए, पैसे अगर लूटे हुए आए
तो बहुत सारे जो गरीब लोगों के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेता हूँ, वापस आते हैं तो असलम गिल साहब से ये सवाल करते हैं कि आप पार्टी को तो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किन बुनियादों पर? नून लीग इतनी बड़ी, आप देखें वो जो एक ऐसा उन्होंने मुनज़्ज़म अंदाज में पूरी अदलिया, पूरे सिस्टम को वो चैलेंज कर रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं कि ये माफिया के खिलाफ लड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है। वर्कर जो है, अगर पीपल्स पार्टी नून लीग से हाथ मिलाती है तो जो वर्कर्स हैं पीपल्स पार्टी के, वो क्या सोचते हैं? आप कैसे पार्टी को रिवाइव करेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, बड़ा एक दिलचस्प सिनेरियो है। नून लीग ने फिर वार किया पाकिस्तान की अदलिया पर। एक एफिडेविट इस दफ़ा लिया उन्होंने जस्टिस एम शमीम, मुबैना तौर पर जिनकी शोहरत ख़राब है, जिनको सैक किया गया सिंध हाई कोर्ट से, और साहिवाल से उनका ताल्लुक़ है, और नवाज शरीफ साहब ने उनको गिलगित बल्तिस्तान में जज लगाया था। नेक्सस बड़ा वाज़े है, ताल्लुक़ बड़ा वाज़े है, जिस तरह खबर छपती है, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये सारा माहौल जैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो अपीलें हैं मरीम नवाज साहबा की, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बहुत ही अच्छी रिप्यूट के जज हैं, एक बड़ा ऑनरेबल वो जज हैं, उनकी पोजीशन को, उनकी हैसियत को स्टिग्मेटाइज़ करने की कोशिश की गई है। जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से भी ऐसी गुफ्तगू की गई है। बहरहाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने नोटिस लिया है और कल सबको बुलाया 10 बजे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन असलम गिल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सुना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में फिर इत्तेहाद हो रहा है। ये तो इतनी बड़ी माफिया की तर्ज पर चलने वाली पार्टी है। वर्कर्स बहुत बददिल हुए, पंजाब की बड़ी पार्टी थी पीपल्स पार्टी, छोड़ के चले गए। मुझे बताइए कि अब आप इस सारी सूरत हाल में क्या आपकी पार्टी करेगी? वर्कर्स को किस तरीके से आप वापस लाने की कोशिश करेंगे? कुछ अपना प्लान बताइए हमें। समी साहब, आज वो दौर नहीं है ना लाडलों का और ना प्यारों का। ये लाडले और प्यारे जो हैं वो आवाम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि जो बात आप कर रहे हैं, असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर जो पार्टियाँ होती हैं वो मीटिंग्स करती हैं, ये असम्बली के अंदर हुकूमत को एक्सपोज करते हैं। हुकूमत जो है वो अपना वक़ार खो चुकी है। ये मौजूदा हुकूमत जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की, वो पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। इस मुल्क के अंदर गरीब आवाम को ज़िंदा दरगोर कर दिया है। यहाँ लोगों की जो मुसीबतें हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीज़ल हो, चाहे वो घी हो, या वो सब्ज़ी हो, या वो बिजली का बिल हो, या सुई गैस हो, ज़िंदगी जो है आवाम की अजीरन बना दी। हम मुख्तलिफ मामलात पर जो अपोजिशन जमातें हैं वो बात करती रहती हैं, मगर उसके बाहर जिस तरह हम पीपल्स पार्टी वाले इलेक्शन लड़ रहे हैं या मुस्लिम लीग नून वाले, वहाँ पे हमारा अपना मौक़िफ़ है, हमारी अपनी जमात है, हमारा आइन है, हमारा मंशूर है, हम उस पर बात करते रहते हैं। और हमारा उनके साथ कोई नहीं। हम जानते हैं, हम समझते हैं कि दोनों पार्टियाँ कहाँ पैदा हुई, किस गमले में पैदा हुई। और हमारी जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम 73 के आइन के बानी हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो मुल्क और जमहूरियत के लिए, मार्शलों के ख़िलाफ़ हमने जदोजहद की है। जुल्फ़िकार भुट्टो भागा नहीं है मुल्क छोड़कर, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भागी हैं, ना प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी मुल्क छोड़कर भागे हैं। हम आवाम के साथ हैं। हमारा मौक़िफ़ हमारे कायदीन का, हमारे शोधा का और हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का कि हम पाकिस्तान के गरीब आवाम, पाकिस्तान के अवाम के साथ जीना मरना हमारा पाकिस्तान में है। हम भाग कर जद्दे नहीं जाते, हम भाग कर लंदन नहीं जाते। हमारी पार्टी का असूल है, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम किसी अदारों पर दौड़ते नहीं हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो को
ठीक शहीद है कर दिया गिल साहब और मैं हमने गिल साहब किसी अदलिया यहाँ पर हमले नहीं किए। मेरी अर्ज सुन ले मैं छोटी सी नहीं मेरी अर्ज सुन ले गुजारिश, मेरी एक अर्ज सुन ले। आपने जो कुर्बानियों का सर। जिक्र किया वो अपनी जगह पर बजा सब कुछ, लेकिन सर जी बात यह है कि पिछले 13 साल से आप भी तो सिंध में हुकूमत कर रहे हैं ना। कितना मैनिफेस्टो आपने वहां पे लगा दिया अपना, वहां पर सिंध के अंदर लोगों को क्या मिल गया, गरीब लोगों को कुछ आप जरा कंपैरिजन करेंगे कि डिलीवरी क्या हुई? देखिए बात यह है कि सिंध के अंदर अवाम जो है पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। जितने भी ज़मीनी इलेक्शनों में अगर वो बेजार हों, कराची से भी हम जीते, सिंध में ज़मीनी इलेक्शन तमाम हमने जीते हैं। अगर हम खिदमत ना करते होती, हमारी सिंध की हुकूमत अगर खिदमत ना करती होती तो लोग हमारे खिलाफ वोट देते। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल बने हैं वो पाकिस्तान के में किसी जगह नहीं बने। वहाँ मुफ्त इलाज होता है, कैंसर का भी इलाज होता है, वहाँ हार्ट का भी इलाज होता है, सड़कों का जाल बिछा दिया है। वहाँ पे जो आवाम की खिदमत हो रही है उसी वजह से हमें वोट मिल रहे हैं। हम वहाँ पे अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर वहाँ पे सैयद मुराद अली शाह वहाँ पे दिलजोई से वहाँ काम कर रहे हैं। और हमारे कायद जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में वहाँ पे हम पूरे तरीके से अपने मंशूर पर अमल दरामद करते हुए हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ ये बातें की जा रही हैं कि जनाब ये जी मेरी गुजारिश, वो हम यहाँ पे जो जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम की पीपल्स पार्टी जो खिदमत कर रही है, देखिए बात यह है हम NRO नहीं मांगते। नवाज शरीफ साहब NRO मांग के चले गए, वो अब लंदन में चले गए। कभी पीपल्स पार्टी ने भी अपील की है NRO के लिए, कभी पीपल्स पार्टी की शोधा ने भी कभी अपील की है NRO के लिए, कभी हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की ज़बान काटने की भी कोशिश की गई। 12 साल जेल में घसीटा गया। ठीक हो गया गिल साहब आपका। मैं अच्छा ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है। आवाम के साथ जीने बनने वाले हैं। आपने ये हम आवाम से एक बात आपने इसी बुनियाद पर हम वोट मांगने जा रहे हैं। भाईजान मैं आपकी ये बात जो है ना ये इसमें बड़ा एक दलील है जो मैं जवाब से पूछता हूँ कि आपने ये कहा कि मांगने जा रहे हैं सिंध में आप जमहूरियत पसंद जमात जो है, अगर जमहूरियत पसंद जमात जो है, अगर जुल्फकार भुट्टो अच्छा कितनी जमहूरियत पसंद है, आप जरदारी के बारे में कोई बात तो करके देखें। भुट्टो जितनी जमहूरियत पसंद है मिसाल की बुनियाद न रखती तो आज मुल्क में अंदर ना सभा में होता ना मिसाइल होते, मगर हमारे लीडरों ने जाने दे दी। अच्छा ये मुझे जरा कुछ ना कुछ दे कर गए हैं। वो आपकी बात दुरुस्त हम आपको बार बार बुलाएंगे, इलेक्शन है, आपका टाइम आ रहा है, बिल्कुल आपके हल्के में भी जाके बात जवाब एक बात तो वो कर रहे हैं ना कि सिंध में पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतती है तो लोग तो वोट देते हैं, ये बात तो है ना। कुछ लेकर नहीं, आप बोले प्लीज। बात ये है जुल्फकार अली भुट्टो जो है उन्होंने अपनी किताब में जो उन्होंने काल कोठरी में लिखी थी अगर मुझे कत्ल कर दिया गया, उसमें एक पैराग्राफ में उन्होंने लिखा था कि मेरे साथ जो ये आज हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने दो तबके अमीर और गरीब इनके दरमियान में आबरूमंदाना मसालहत कराने की कोशिश की, जबकि तारीख का फैसला ये है कि आखिरकार जो इंसान क्लास क्वेश्चन के ऊपर खड़ा हो, मतलब तबकाती सवाल पे और उस पर पार्टी बनाए, तो उसको आखिरकार उन दोनों तबकों में से एक के साथ चुनना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा अगर हम पीछे चले जाएँ तो जुल्फकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने अपना सियासी सफ़र शुरू किया था अयूब खान के साथ। ये आप भी माने, ये अब देखें मैं तो किसी पार्टी में से नहीं हूँ ना, मेरे सामने तो सारी तारीख पड़ी हुई है, हम तो एक और पार्टी हैं। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने जब UN में वो कागज़ फाड़े और फिर उन्होंने ताशकंद पे जो स्टांस लिया और ये सारा कुछ जो वो करते रहे, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल गिमिक्री होती है। उनका एक इमेज बना, साथ उन्होंने वज़ीर ख़ारजा वो थे, ये सारा कुछ कर करा के ये इस्टेब्लिशमेंट की टाइम कम है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ही हुआ सारा, फिर उन्होंने पार्टी बनाई। तो अब ये ना कहें कि उनको भी कोई नहीं लाया था, ये सबको लाया ही गया आखिरकार। अगर आप इमरान खान की आज बात करते हैं या नवाज शरीफ की या असददारी की, सारे जुल्फकार अली भुट्टो की, तो इनकी पार्टीज जो हैं ये आखिरकार कहीं ना कहीं इनको पैबंद लगा हुआ है। असल बात यह है कि आज पैसे की ज़रूरत है पाकिस्तान को। नवाज शरीफ ने पैसा अगर बनाया है, आसिफ जरदारी ने बनाया है, या इस मुल्क के जितने माफियाज उन्होंने बनाया है, और इमरान खान आज वज़ीर आज़म है।
अगर पैसा वापस आएगा तो पाकिस्तान की मैच चलेगी, ठीक हो गया। अच्छा, अगर नहीं आएगा last तो नहीं comment, चलेगी। अजहर तो सदीक इमरान साहब, खान का जिम्मेदारी है कि वही पैसा वापस लेके लास्ट आए। कमेंट 1 मिनट, ओनली 1 मिनट अजहर जी। अजहर अच्छा देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम यहाँ बैठ के लगे हुए हैं ना कि इमरान खान ने पैसा लाना है या किसने लाना है, याद रखिएगा समी भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सस्पेंडेड है, बाकी वो भागा हुआ है, अपीलें मेरिट पे सुनने नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट तक जब तक फैसला नहीं होता ये पैसा आ नहीं सकता। हम गलत बात मत करें इस बात को। और आपको पता है कि वो मुल्क से बाहर जाना था, तो अब 7 अरब की जब पाबंदी लगी तो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने उन्होंने सस्पेंड करके 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जाने दिया था। बाकी वो देखे ना, डे टू डे ट्रायल तो चलने नहीं दे रहे, या तो वो ट्रायल चलने दे, ट्रायलों का फैसला नहीं होने देते हैं। ये जब तक बैठकर सुप्रीम कोर्ट तक फैसले नहीं आते हैं, ये फैसले जो ये सोचना पड़ेगा। उन्होंने बाकायदा अमेंडमेंट भी कर दिए हैं, 6 महीने का टाइम भी दिया है। इस तरह अगर बैठकर आप फैसले लेके आएंगे मंथ के, और मेरिट पे, ये सारी चीजें मेरिट पे हो रही हैं, ये कोई बैरूनी दबाव, इस तरह के दबाव अच्छा नहीं लगता है। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, जवाद साहब, असलम गिल साहब। और जो सारी ये सिचुएशन बन रही है, जिस तरीके से टाइमिंग को देखते हुए, कभी वीडियो आ रही है, कभी एफिडेविट आ रहा है इस तरीके से, तो ये एक बात जहन में आती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये बात तो दुरुस्त है कि जब माफिया से मुकाबला हो तो बड़ा सख्त मुकाबला है। और पाकिस्तान के अंदर माफिया, चाहे वो पॉलिटिकल माफिया हो, किसी तरह की भी माफिया, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि उसके साथ लड़ना कोई आसान काम नहीं। और बहरहाल पाकिस्तान के अवाम ये सब देख रहे हैं। लेट्स सी कि क्या इसका अंजाम होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।